तो मैं बता दूं दोस्तों कि पिछला बार हमने नेचुरल नंबर क्लियर कर लिया, होल नंबर क्लियर कर लिया, लेकिन उसी सब से धीरे धीरे हम लोग बढ़ते गए तो आज हम कहाँ तक पहुँच गए, पूर्णांक संख्या की ओर। पूर्ण संख्या नहीं, पूर्णांक संख्या की ओर। तो पूर्णांक संख्या क्या है इसके बारे में हम समझेंगे, ठीक है ना। पूरा है जो कहीं कि पूरा कॉन्सेप्ट के साथ पूरा है जो पूर्ण विश्लेषण करेंगे यहाँ पे, मतलब पूरे एनालिसिस के साथ करेंगे। बस वीडियो में अंत तक बने रहना, तब है जो गारंटी देता हूँ कि पूरा है जो क्लियरली समझ में आएगा, ठीक है। सबसे पहले यहाँ पे समझो दोस्तों कि यदि कहा जा रहा है कि यदि पूर्ण संख्या को पॉजिटिव और नेगेटिव रूप में दर्शाया जाए तो वह संख्या पूर्णांक संख्या हो जाता है। जैसे आपको पहले मैंने बताया था यहाँ पे बताया था मैंने नेचुरल नंबर उसको बोलते हैं जो गिनती की संख्या होता है, ठीक ना। 1 2 3 4 5 इस तरह से, ठीक ना। इसी नेचुरल नंबर में हमने क्या किया था यहाँ पे कि इसी नेचुरल नंबर में हमने जीरो को शामिल कर दिया था, तब पूर्ण संख्या हो गया था। लेकिन अब क्या है, इंटीजर नंबर होने के लिए, ठीक ना, पूर्णांक संख्या होने के लिए यहाँ पे क्या होता है कि प्लस माइनस जीरो, यहाँ पे जो ये है ना जीरो, और यहाँ पे क्या ये 1 2 3 4, इसी को हम लोग क्या करना है, कुछ नहीं, पॉजिटिव और नेगेटिव के रूप में दर्शा देना है। यह संख्या कौन सा संख्या बन जाएगा, पूर्णांक संख्या बन जाएगा। यानी कि इसी पूर्ण संख्या को यदि हम प्लस और माइनस से लिख देंगे, धनात्मक और ऋणात्मक से लिख देंगे, तो समझ लो कि वह संख्या पूर्ण संख्या न रह करके क्या हो जाएगा, पूर्णांक संख्या हो जाएगा। समझा क्या। तो आज हम लोग की बात क्लियर हो गया। मतलब कोई भी पूर्ण संख्या को यदि हम पॉजिटिव और नेगेटिव के रूप में लिख देंगे तो वह संख्या पूर्णांक संख्या हो जाएगा। लेकिन पूर्णांक संख्या में पू देकर सुना ना करके हम लोग किससे आई से डिनोट करते हैं, क्योंकि पू है यहाँ पे, पू है जो कहीं ना कहीं इंडियन लैंग्वेज है, ये इंडिया भर में थोड़ा ना चलता, पूरा वर्ल्ड में चलता है ना, इसलिए वर्ल्ड लैंग्वेज को उठाया गया, इंग्लिश का पहला लेटर आई से डिनोट किया गया। और इसे एक और चीज़ से डिनोट करते हैं जिसको जेड भी बोलते हैं, आई या जेड से भी डिनोट किया था। चलो इसको नंबर लाइन पे समझते हैं। यहाँ पे इधर माइनस इन्फिनिटी की ओर जाएगा, उधर प्लस इन्फिनिटी की ओर जाएगा। बीच में है कहीं ना कहीं जीरो रखेंगे, बीच में जीरो रखेंगे, तो इधर जो जीरो की जो इधर वाला होगा RHS यानी कि राइट हैंड साइड, वो कहीं ना कहीं पॉजिटिव होगा, और जीरो के जो कहीं ना कहीं इस लेफ्ट साइड में जाएंगे तो यहाँ पे नेगेटिव होगा। तो यहाँ पे देखिए सेम डिस्टेंस पे यहाँ पे 0, सेम डिस्टेंस पे 1 है, सेम डिस्टेंस पे 2 है, यहाँ पे 3 4 5। इस तरह से जब इधर 1 होगा तो इधर -1 होगा, -2 होगा, -3 होगा, -4 होगा। इस तरह से माइनस इन्फिनिटी को बढ़ेगा, उधर प्लस इन्फिनिटी को बढ़ेगा। प्लस इन्फिनिटी मतलब कि अनंत संख्या तो होगा लेकिन वो धनात्मक की ओर होगा, इधर सिर्फ धनात्मक होगा, इधर कभी ऋणात्मक हो नहीं सकता, इधर सिर्फ ऋणात्मक होगा, इधर धनात्मक हो नहीं सकता। समझे ना। तो जीरो के कहीं ना कहीं यहाँ पे LHS को जीरो के हम लेफ्ट हैंड साइड की तरफ है जो नेगेटिव संख्या को दर्शाया गया, और जीरो को है जो कहीं कि राइट साइड की तरफ हम लोग यहाँ पे पॉजिटिव संख्या को दर्शाए। ठीक है, ये बात समझ में आ गया होगा। तो नंबर लाइन पे दर्शाने आ गया यहाँ पे। अब यहाँ पे कह रहा है कि सबसे बड़ी पूर्ण संख्या प्लस इन्फिनिटी और सबसे छोटी पूर्ण संख्या माइनस इन्फिनिटी हो सकता है। बात सही है। ये कोई इन्फिनिटी नंबर नहीं, मैं पहले बोल रहा हूँ, बार बार बोल रहा हूँ, हर एक चीज़ में मैं बताऊँ कि इन्फिनिटी कोई नंबर नहीं, एक विचार के रूप में दर्शाया जाता है, एक समझने के लिए दिया गया। ठीक ना। तो इधर समझो यार कि ये माइनस इन्फिनिटी तक है जो कहीं कि सबसे छोटी संख्या होगा, और उधर से उधर ज़्यादा से ज़्यादा कितना होगा, प्लस इन्फिनिटी होगा। कोई बोला कि 1 करोड़ प्लस में, तो प्लस में 1 करोड़, तो प्लस में महासंख्या भी हो सकता है, इसका कोई और अंत नहीं है। इधर कोई बोला कि -2 करोड़, कल को -3 करोड़ भी हो सकता है, -4 करोड़ भी हो सकता है, 4 अरब भी हो सकता है, 5 अरब भी हो सकता है, यानी कि मिलियन ट्रिलियन बिलियन सब यहाँ पे हो सकता है। तो कहीं ना कहीं इस तरफ कहीं ना कहीं माइनस की ओर बढ़ रहा है, उस तरफ प्लस की ओर बढ़ रहा है। इसीलिए हम कह सकते हैं कि सबसे छोटा यदि देखा है तो माइनस इन्फिनिटी संख्या नहीं है, माइनस इन्फिनिटी तक हो सकता है, और इधर कितना हो सकता है, प्लस इन्फिनिटी तक हो सकता है, लेकिन कोई फिक्स नहीं है। बात समझ में आना चाहिए। फिर कह रहा है कि सभी W और N पूर्णांक संख्या होती है, लेकिन सभी पूर्णांक संख्या W और N नहीं होता। W यहाँ पे क्या है, होल नंबर के लिखे हैं शॉर्ट फॉर्म में, यहाँ पे N को प्राकृत संख्या लिखें, यानी कि सभी यहाँ पे पूर्ण संख्या और प्राकृत संख्या पूर्णांक संख्या होगा, लेकिन सभी पूर्णांक संख्या प्राकृत संख्या पूर्ण संख्या नहीं होगा। जैसे यहाँ पे देखा जाएगी कि यदि यहाँ पे मान लो कि यहाँ पे पूर्णांक संख्या है, ठीक है, तो यहाँ पे जो पूर्णांक संख्या है तो इसको यदि हम हटा देंगे इसको, तब बताइए पूर्ण संख्या हुआ ना जी, यानी कि सभी पूर्ण संख्या पूर्णांक संख्या हो गया, ठीक ना। लेकिन अब बताइए यहाँ पे माइनस कर दिए तो सभी पूर्णांक संख्या पूर्ण संख्या हो सकता नहीं ना। देखिए यहाँ पे कहने का मतलब कि जो सभी यहाँ पे पूर्ण संख्या था जो पूर्णांक संख्या हुआ, ठीक ना। अब देखिए यहाँ पे पूर्णांक संख्या पूर्णांक संख्या हो गया ना, लेकिन यदि हम इसको माइनस कर देते हैं तब तो पूर्णांक संख्या हो गया, लेकिन ये सभी पूर्णांक संख्या पूर्ण संख्या नहीं हो सकता है। ये बात क्लियर हो गया होगा। चलिए अब आगे क्या कह रहा है कि पूर्णांक संख्या 2 प्रकार की होती है, धनात्मक और ऋणात्मक। पूर्णांक संख्या कितने प्रकार की होती है, 2 प्रकार की होती है, पॉजिटिव और नेगेटिव, यानी कि धनात्मक और ऋणात्मक। इस तरह वाला यहाँ पे ऋणात्मक हो गया, उस तरह वाला धनात्मक हो गया, ये तो दिख भी रहा है।
ठीक है। लेकिन कहा जाता है कि वो वैसा संख्या जिसे सिर्फ मतलब कि वो वैसा पूर्णांक संख्या आई को हम यहाँ पे डिनोट करते हैं किससे, पूर्णांक संख्या से, इसलिए आई लिखें। तो वैसा पूर्णांक संख्या जो यहाँ पे पॉजिटिव हो उसे धनात्मक पूर्णांक कह सकते हैं, और धनात्मक पूर्णांक को यहाँ पे आई प्लस से डिनोट करते हैं। किससे करते हैं जी, आई प्लस से डिनोट करते हैं, ठीक ना। तो अब यहाँ पे समझिए जी कि यहाँ पे ये जो था ना प्लस माइनस, तो ये तो दोनों था इसीलिए पूर्णांक था। लेकिन यदि यहाँ पे सिर्फ पॉजिटिव वाला यदि लेंगे ना, पॉजिटिव वाला, तब ये क्या हो जाएगा, आई प्लस हो जाएगा, यानी कि आई प्लस बोले तो धनात्मक पूर्णांक हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए वैसा पूर्णांक जिसको सिर्फ निगेटिव रूप में लिखा जाए, निगेटिव रूप में लिखा जाए तो वह हो जाएगा जो आई माइनस हो जाएगा, यानी कि ऋणात्मक पूर्णांक हो गया, ठीक है। ये भी क्लियर, ये भी क्लियर। वैसा पूर्णांक जिसे नेगेटिव के रूप में दर्शाया जाए या लिखा जाए तो उसे जो कहने की ऋणात्मक पूर्णांक कहा जाता है, और इसे कहीं न कहीं यहाँ पे अति आई माइनस और आई अति जेड माइनस से सूचित किया जाता है। ये भी क्लियर हो गया। अब यहाँ पे कह रहा है कि आई प्लस का मान हमेशा आई माइनस से बड़ा होता है। बात सही है जी। यहाँ पे आई प्लस के मान हमेशा होगा ना जो आई माइनस के मान से होगा। जैसे मान लीजिए कि हम 5 लेते हैं प्लस में, ठीक है, और एक माइनस में 5 लेते हैं, तो सच में +5 -5 से बड़ा ही होगा, यानी कि -5 कौन सा है, ऋणात्मक पूर्णांक है। तो ऋणात्मक पूर्णांक धनात्मक ऋणात्मक पूर्णांक से क्या होगा, बड़ा होगा, हमेशा बड़ा होगा। पॉजिटिव संख्या वैसे ही बड़ा होता है, पता है ना। तो पूरा कोई भी धनात्मक पूर्णांक ऋणात्मक पूर्णांक से क्या होगा, बड़ा होगा। चलिए ये भी क्लियर हो गया। अगर क्या करें कि सभी समान, यहाँ पे आई माइनस का मतलब धनात्मक पूर्णांक, आई माइनस का मतलब ऋणात्मक पूर्णांक, सभी समान धनात्मक पूर्णांक और ऋणात्मक पूर्णांक का योग यहाँ पे 0 होता है। डेट इज आई प्लस और आई माइनस दिस इज इक्वल टू 0। यहाँ पे आई प्लस और आई माइनस क्या है, यहाँ पे समान यहाँ पे नंबर है, समझे क्या। जैसे मान लीजिए जी कि हम एगो धनात्मक पूर्णांक लेते हैं 5, ठीक है, प्लस में, और एगो धनात्मक पूर्णांक लेते हैं -5। ये दोनों को यदि आपस में जोड़िएगा ना, -5 और प्लस यहाँ पे -5 को, तो देखिए -5 प्लस -5 यहाँ पे यहाँ पे प्लस में है ना, तो यहाँ पे कट के कितना हुआ, 0 हुआ। यानी कि आप इससे समझ में आया कि माइनस को एगो लीजिए और एगो कहने की प्लस में लीजिए और दोनों को आपस में जोड़िएगा ना, तो क्या आएगा, 0 आएगा। देखिए कोई है जो पूर्णांक मान ली कि 1000 माइनस में लिया, ठीक है, कोई प्लस में 1000 पूर्णांक लिया, ठीक ना। ये धनात्मक पूर्णांक हुआ, ये ऋणात्मक पूर्णांक हुआ, दोनों को ऐड कीजिएगा ना तो 0 होगा। इस बात से क्या समझ में आया कि ऋणात्मक पूर्णांक और धनात्मक पूर्णांक तभी 0 हो सकता है, दोनों का योगफल, तभी दोनों का योगफल 0 हो सकता है जब यहाँ पे दोनों नंबर आई और प्लस और आई माइनस दोनों क्या हो, समान नंबर हो। क्या हो, समान नंबर हो। 5 हो तो भी 5 ही हो, यानी कि 6 हो तो ये भी 6 ही हो, लेकिन एगो धनात्मक में हो एगो ऋणात्मक में हो, और तब दोनों के योग करेंगे तो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। आगे क्या है जी कि पूर्णांक संख्या पॉजिटिव और नेगेटिव के रूप में होता है। बात सही है। जितना भी आपको पूर्णांक दिख रहा है तो देखिए कुछ तो या प्लस में है और कुछ माइनस में है, यानी कि पॉजिटिव और नेगेटिव के रूप में ही होगा, बाकी कुछ नहीं होगा। आप समझ लीजिए, यानी कि जितना ही पूर्णांक संख्या होगा या तो पॉजिटिव फॉर्म में होगा या तो नेगेटिव फॉर्म में होगा। लेकिन क्या क्या नहीं होगा, तो क्या क्या नहीं होगा, रूट में नहीं होगा, डेसिमल में नहीं होगा, फ्रैक्शन में नहीं होगा, यानी कि रूट, दशमलव, बट्टा ये सब के रूप में नहीं होगा। कहीं भी यदि यहाँ पे √5 तो ये कहीं न कहीं यहाँ पे इंटीजर नंबर नहीं होगा, ठीक ना। रूट यहाँ पे मान लीजिए कि यहाँ 25 देगा तो इसका मान 5 हुआ, ये इंटीजर होगा, क्योंकि पूरा कैलकुलेशन करने के बाद तो जिसका वर्गमूल निकलेगा ना तो जो कहीं नहीं कि उसको इंटीजर बोलेंगे, और यदि नहीं निकलेगा तो उसको इंटीजर नहीं बोलेंगे, ठीक ना। जैसे यहाँ पे रूट यहाँ पे 26 दे देगा तो कहीं ना कहीं √26 तो मान आएगा, कुछ न कुछ दशमलव में आएगा, ठीक ना, कुछ न कुछ डेसिमल में आएगा। लेकिन डेसिमल क्या कहता है कि कहीं न कहीं डेसिमल में यहाँ पे इंटीजर नंबर नहीं होता है। रूट, दशमलव, बट्टा, 5/3 ये भी कहीं न कहीं नहीं होगा, क्योंकि अभी इसको भी कैलकुलेशन करोगे ना तो कुछ न कुछ डेसिमल में आएगा, नहीं फ्रैक्शन में होगा, नहीं रूट में होगा। लेकिन रूट में होगा वही सामान जिसका वर्गमूल निकाला जा सकता है, लेकिन जिसका वर्गमूल नहीं निकलेगा वो भी कहीं न कहीं रूट, दशमलव, बट्टा ये सब क्या होगा, यहाँ पे पूर्णांक नहीं हो सकता है, समझे ना। ये भी बात यहाँ पे क्लियर हो गया। आगे की बात यहाँ पर क्या है कि आई प्लस के मान W के बराबर हो जाता है, यानी कि धनात्मक पूर्णांक के मान यहाँ पे होल नंबर के बराबर हो जाता है। यानी कि कहा जाता है कि धनात्मक पूर्णांक का मान यहाँ पे पूर्ण संख्या के बराबर हो जाता है। कब, जब शून्य को हम यदि ले लेंगे तब। यदि हम शून्य पूर्णांक को यदि हम ले लें, यदि शून्य पूर्णांक को ले लोगे तो यहाँ से देखोगे, यहाँ से यहाँ तक नहीं दिख रहा है कि W है, दिख रहा है कि नहीं, ये W जैसा दिख रहा है कि नहीं। सोचिए कि यदि हम शून्य को यदि ले लेते हैं तो कहीं न कहीं जितना भी यहाँ से यहाँ जो धनात्मक पूर्णांक है आई प्लस है, ये क्या हो जाएगा जी, आई प्लस का W के बराबर हो जाएगा। W मतलब बोले तो पूर्ण संख्या के बराबर हो जाएगा, ठीक है। आई प्लस का मान नेचुरल नंबर के मान, देखिए आई प्लस का मान धनात्मक पूर्णांक का मान नेचुरल नंबर हो सकता है, कब, लेकिन जब शून्य को हम नहीं लेंगे तब। यदि हम शून्य को ना लें, शून्य पूर्णांक को ना लें, तो यहाँ से यहाँ तक यदि देखा जाए तो क्या हो जाएगा, नेचुरल नंबर हो जाएगा ना जी। यानी कि आई प्लस के मान होगा यहाँ पे बराबर,
i प्लस के मान n के बराबर होगा तब जब यहाँ पे हम इसको जीरो को यदि हटा लेंगे तब, जीरो को नहीं लेंगे तब। ये भी कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे कह रहा है कि दो पूर्णांक, हाँ ये सब पूछने वाला क्वेश्चन है कि दो पूर्णांक संख्याओं के बीच में कितना पूर्णांक हो सकता है। एक बात समझिए जी, दो गो पूर्णांक उठाइए, एक पूर्णांक उठाता हूँ -6 और एक उठाता हूँ 6, इसके बीच में बहुत सा है। लेकिन एक उठाता हूँ -1,00,000 है, एक उठाता हूँ +1,00,000, तो बताइए बहुत सा है ना जी, बहुत सा है ना। यानी कि दो गो पूर्णांक यदि उठा रहे हैं तो उसमें बहुत सा नंबर दिख रहा है। लेकिन कभी कभी ऐसा हो रहा है कि यदि दो गो हम लगले वाला उठा लेते हैं यहाँ पे -2 और -3, तो इसके बीच में एक भी दिख रहा है नहीं ना, क्योंकि दशमलव में तो होता नहीं। 3.5 यहाँ पे हो सकता है माइनस में, अरे 2 यहाँ पे 2.5 माइनस में हो सकता है, लेकिन दशमलव में तो होता नहीं, तो दशमलव की चर्चा ही खत्म कर दीजिए। लेकिन इस दोनों नंबर के बीच में यदि देखा जाए तो एक भी पूर्णांक दिख रहा नहीं ना, तो एक कंडीशन में क्या दिख रहा है कि यदि हम संख्या को बढ़ाते हैं घटाते हैं, बड़ी संख्या छोटी संख्या के अकॉर्डिंग हम काम कर रहे हैं कि कितना है जो कहीं न कहीं कैसा है जो छोटी संख्या और बड़ी संख्या है उसी के ऊपर डिपेंड करता है कि इसमें कितना है जो कहीं न कहीं इसमें नंबर होगा, कितना पूर्णांक होगा। जैसे देखिए -1,00,000 +1,00,000 के बीच में बहुत सा पूर्णांक संख्या हो सकता है, लेकिन देखिए -3 और +3 के बीच में एक भी दिख रहा है जी नहीं ना। -4 और -1 के बीच में दो यदि पूर्णांक उठाते हैं तो इसके बीच में दो दिख रहा है, लेकिन -2 और -1 के बीच में एक भी पूर्णांक नहीं दिख रहा है। यहाँ पे भी देख लो 2 और 3 के बीच में देखिए एक भी पूर्णांक दिख रहा नहीं ना। लेकिन यदि हम यहाँ पे 3 और 6 के रूप में देखें तो बहुत सा पूर्णांक दिख रहा है। इस बात से समझ में आया कि एक तो एक भी नहीं हो, एक तो एक भी नहीं दिख रहा है, एक तो बहुत सारा दिख रहा है, ठीक ना। और ये क्यों दिख रहा है, क्योंकि बड़ी संख्या और छोटी संख्या के ऊपर डिपेंड करता है। तो भी कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया ना। तो यहाँ पे यदि क्वेश्चन से राइज करेगा कि दो पूर्णांक संख्याओं के बीच में कितना पूर्णांक संख्या हो सकता है, तो आप बोलिएगा या तो एक भी नहीं होगा, या तो बहुत सा होगा, या बड़ी संख्या और छोटी संख्या के ऊपर निर्भर करेगा, ठीक है। अब यहाँ पे आ गया दो लगातार पूर्ण संख्या को यदि उठाइएगा तो आप कितना उठा, यहाँ पे दो लगातार पूर्ण संख्या यदि उठाइएगा, यहाँ पे लिखते हैं -∞, इधर लिखते हैं +∞, बीच में होता है 0, इधर 1 है इधर 2 है, ठीक है, इधर -1 है इधर -2 है। तो आप दो लगातार कोई पूर्ण संख्या लीजिए, इधर 3 है, ठीक है। तो हम 1 और 2 के बीच में लेते हैं, एक और लेते हैं, ठीक है, इधर बढ़ाइए +∞, एक 4 है, ठीक है। इधर यदि उठाएंगे -∞ तो यहाँ पे 3 है और यहाँ पे मान लीजिए 4 है, यहाँ पे -∞ है, ठीक है। मेरा कहना यह है कि यदि कोई भी दो नंबर उठाइए, हम 3 उठाते हैं और 4 उठाते हैं, लेकिन लगातार क्या कर रहा है, लगातार, यानी कि दो कोई भी यदि हम लगातार, यहाँ पे क्वेश्चन देखिए दो लगातार पूर्ण संख्या के बीच में कितना पूर्ण संख्या हो सकता है, ये क्वेश्चन पूछ सकता है। तो दो लगातार यदि उठाते हैं पूर्ण संख्या जी 3 और 4, तो इसमें एक भी पूर्णांक संख्या दिख रहा है नहीं ना। यानी कि इस बात से सहमत होता है, इस बात से यह प्रूफ होता है कि दो पूर्णांक संख्याओं के बीच में एक भी पूर्ण संख्या नहीं होती, यानी कि शून्य पूर्ण संख्या होती है। वो वाला शून्य ही, 0 वाला, 1 2 3 वाला, यानी कि एक भी नहीं। शून्य का मतलब यहाँ पर समझेंगे एक भी नहीं, समझे ना। ये हो गया, ये भी कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। अगर क्या करा कि तीन लगातार पूर्णांक संख्या के बीच में कितना होगा, तो ठीक है, अब 3 को लगातार उठाइए, यहाँ पे 3 है और यहाँ पे 4 है। चलिए एक हम उठा लेते हैं 0 और ये, तो ये दोनों के बीच में 1 2 3, ये 3 को यदि लगातार उठाते हैं तो 3 को लगातार के बीच में एक बीच में कौन है, यही है ना जी, 1 है ना। तो मतलब अब देखिए कल को हम 1 यहाँ पे उठाते हैं, 1 2 3, तो इसके बीच में भी कहीं ना कहीं एगो पूर्णांक संख्या दिख रहा है, 2 है ना जी पूर्णांक संख्या बीच में। तो यानी कि कोई भी यदि हम उठाते हैं, 5 उठाते हैं, 6 उठाते हैं, 7 उठाते हैं, 8 उठाते हैं, 9 उठाते हैं, इस तरह से, या माइनस में उठाते हैं, तो तीनों को भी यदि हम पूर्णांक लेते हैं 6 7 8 में से कोई एगो, तो कहीं ना कहीं 3 पूर्णांकों के बीच में 3 लगातार सुनिएगा, 3 लगातार पूर्णांकों के बीच में एगो पूर्णांक संख्या हमको दिख रहा है। यानी कह सकते हैं कि 3 लगातार पूर्णांक संख्याओं के बीच में एक पूर्णांक होता है। तो सोचो दोस्तों, इसी तरह से हम कहने का मतलब, मेरा कहना यह है कि पूरा फुल मैथमेटिक्स से जो हम क्लियर कर देंगे। बस वीडियो में बने रहना और चैनल पे बने रहना, हर एक वीडियो जो हम एक मतलब कि टाइप बाय टाइप देते रहेंगे और कोई ना कोई वीडियो आपको कुछ ना कुछ सिखा करके जाएगा। तो ठीक है दोस्तों, यहाँ पे वीडियो में बने रहें।